हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो ट्यूटोरियल्स की HTML सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों सीखेंगे। यानी कि ये जो हमारी सीरीज़ होने वाली है ये टोटल वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए होने वाली है कि आप बेसिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग किस तरीके से सीख सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो लैंग्वेजेस में ये हमारी पहली सीरीज़ है जो कि कंप्लीट आ रही है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। इसमें HTML सीखेंगे हम सबसे पहले, फिर सीखेंगे CSS और उसके बाद सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के पहले से कुछ बेसिक वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, उनके आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम HTML और CSS को देख लेंगे। तो HTML जिस प्रकार से आप सब जानते ही हैं कि HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब वेब पेजेस और वेबसाइट्स क्या हैं? आप लोग जब भी बोलते तो वेबसाइट बोलते, वेबसाइट एक्चुअली में होती क्या है? वेबसाइट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस को क्या बोलते हैं हम? वेबसाइट बोलते हैं। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाते तो डॉक्यूमेंट फाइल क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस। जब कोई फाइल है उसमें कई सारे पेज होंगे, उन पेजेस को जब हम बाइंड करते हैं तो वो एक फाइल बन जाती है। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल प्रिंट आउट आपने निकाला और उसको फाइल बोल रहे हैं, है ना? किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी आपने बनाया, कोई रिपोर्ट बनाई, तो उसमें जितने भी पेजेस हैं उनको सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज आपने अटैच किया है, बाइंड किया है, उसको हम फाइल बोलते हैं। इसी प्रकार हम वेबसाइट्स के कोई एग्जांपल ले, कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं। मान लो हम किसी भी, मान लो शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, या मान लो वीवो की वेबसाइट पे हम जाना चाह रहे हैं, तो वीवो इंडिया हमने क्लिक किया तो ये हम एक वेबसाइट पे आ गए वीवो की। अब वीवो की वेबसाइट पर आपको ये जो पहला पेज दिख रहा है इसको होम पेज बोला जाता है, और यहाँ से हम इस वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए इसमें ऊपर लिंक दिए गए हैं, नीचे भी लिंक दिए गए होंगे, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, ये सारे। तो ये सब क्या है? ये सब वेब पेजेस हैं जो इसके साथ लिंक कर दिए गए। जैसे हम प्रोडक्ट्स पे जाएं, क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुलेगा जिसमें प्रोडक्ट्स की डिटेल दी गई है। ई स्टोर पे जाएं तो उसमें एक अलग वेब पेज खुलेगा। तो समझ में आ रहा है? मतलब अलग अलग पेजेस हैं ये। इन पेजेस को बाइंड कर दिया गया, एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर दिया गया, फोल्डर को सर्वर पर लोड कर दिया गया है। तो ये जो पूरा कलेक्शन है इसको वेबसाइट बोला जाता है। और इसको जब बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो सिंगल सिंगल वेब पेजेस बनाए जाते हैं और उसके बाद इनको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए बेसिक हमको 3 लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली होती है इसमें HTML। HTML का पूरा नाम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए क्यों किया जाता है? ये किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करती है ये लैंग्वेज। ठीक है, फॉर स्ट्रक्चरिंग HTML का यूज़ किया जाता है। तो ये एक बेसिक लैंग्वेज है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये कंसेप्चुअल लैंग्वेज है। इसके बिना आप किसी भी वेब पेज का कंसेप्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए आपको स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए HTML की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, अब उसको क्या करना है? डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? CSS, जिसका पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये किस पर्पज से यूज़ की जाती है? ये डिज़ाइनिंग पर्पज से यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसमें जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट, अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, उसकी फुल डिज़ाइनिंग हो गई है। अब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? जैसे हम कार बनाते हैं, कार जहाँ मैन्युफैक्चर होती है, तो कार का सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद उस पर कलर वलर होता है, एसेसरीज लगती हैं, और लास्ट में उसमें क्या इंस्टॉल होता है? इंजन। तो जावास्क्रिप्ट हमारे वेबसाइट को इंजन प्रोवाइड कराती है, ब्रेन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमारी वेबसाइट प्रॉपर वर्किंग में आ जाती है।
अब आप बोलोगे ब्रेन, तो ब्रेन से मतलब ये है कि वेबसाइट के अंदर लॉजिक्स डालना, कंडीशंस डालना कि अगर यूज़र हमारा इस बटन पर क्लिक करता है तो किस तरीके का एनिमेशन आए या किस तरीके से एक्शन हो वहाँ पर, है ना। अगर हमारा यूज़र है वो किसी पिक्चर पर, जो होम पेज पर हमने एक पिक्चर दी है वेलकम पिक्चर, उस पर माउस को थोड़ी देर होल्ड करके रखता है तो क्या एनिमेशन शुरू हो जाए या क्या इन्फॉर्मेशन उसको डिस्प्ले होने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जावा स्क्रिप्ट क्रिएट करता है। कंडीशंस, लॉजिक्स वगैरह ये जावा स्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को प्रोवाइड कराता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ब्रेन प्रोवाइड कराता है। एक्चुअली में आपकी वेबसाइट खुद से वर्क करने लगती है। ठीक है, तो अगर ये 3 लैंग्वेज आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप इस फील्ड से नहीं जाना चाहते हो तो आप एक लैंग्वेज दूसरी सीख सकते हो, लेकिन HTML तो फिर भी आपको सीखना चाहिए। मेरा जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि HTML सीखने से आप कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होते हैं एलिमेंट्स, किस तरीके से वेबसाइट्स पर रखना है, ये सब। उसके बाद आप वर्डप्रेस भी सीख लेते हैं तो वर्डप्रेस से आप इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं और उसकी मदद से आप वेबसाइट बहुत जल्दी क्रिएट कर देते हैं। तो अब बात कर रहे हैं लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस में जैसे कि आप जानते हो कि लैंग्वेजेस में अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है और जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें अपनी बात रखनी होती है, जिससे कि मशीन हमारी बात को समझकर उसका आउटपुट देती। अगर हम डेली रूटीन में बात करें तो हर लैंग्वेजेस का एक स्ट्रक्चर है। आप इंग्लिश सीखते तो इंग्लिश का अपना एक ग्रामर पोर्शन पूरा है जिसका एक स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, हमें उसी को फॉलो करते हुए इंग्लिश को सीखना होता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी यही सब है, व्याकरण है, उसका स्ट्रक्चर है पूरा। सॉरी। इसी प्रकार अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो हमें उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखना होता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ऐसा ही, आप सी सीख रहे हो तो सी में पहले स्ट्रक्चर सीखिए, कीवर्ड सीखिए, उसके बाद आप उस लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस का यूज़ क्यों करते हैं, यूज़र अपनी बात को, अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर से फॉलो करवा सके और उसका आउटपुट ले सके। तो फिलहाल हम इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम बेसिक स्टार्ट करते हैं HTML का। तो HTML का सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखने के लिए मैं यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ और नोटपैड पे ही आप ये क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी एडिटर और उस पर भी ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो HTML टैग्स से चलती है। यहाँ पर हमें टैग यूज़ करने होते हैं और टैग के साथ हम प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिससे कि उन टैग्स की पावर को एनहेंस करके हम और भी वर्क ले सकते हैं। कोई भी वर्ड, सपोज HTML ही, कोई भी वर्ड अगर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो उसको टैग कहा जाता है HTML में। और अगर इसके साथ हम कुछ और ऐड कर दें, जैसे कलर वगैरह कुछ भी ऐड कर दें, तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। इसको CSS में प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं और यहाँ HTML में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो HTML प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले HTML टैग लिखना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं हेड, फिर हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल को बंद करते हैं। बंद करने के लिए भी सेम ही वर्ड लिखना होता है, बस स्लैश के साथ लिखते हैं हम उसको। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इस टैग का यूज़ ख़त्म कर दिया है। अब इस टैग की यहाँ आगे इसकी कोई रिफ्लेक्शंस नहीं आने चाहिए। ऐसे ही हम हेड बंद कर देंगे। यहाँ पर हेड का काम कंप्लीट हो गया और हेड ख़त्म होने के बाद फिर स्टार्ट होता है हमारा बॉडी। तो बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको बॉडी के अंदर डिस्प्ले कराना है। बॉडी को बंद कर देते हैं और लास्ट में आकर हमारा HTML प्रोग्राम ख़त्म है। तो ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें वेब पेज को समझना होगा। चलिए, तो वेब पेज को समझते हैं। जैसे ये हमारा ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है। वेबसाइट अगर यहाँ पर ओपन होती है, कोई भी वेबसाइट मान लो ओपन होती है, जैसे हमने अभी गूगल सर्च इंजन ही ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन तो ये है, ये टाइटल है वेबसाइट का, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है, यहाँ से ये पूरा चीज़ यहाँ तक आ रही है, ये सब क्या है, ये बॉडी सेक्शन है, ठीक है। तो जो भी हम हेड के अंदर
टाइटल के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, और जो बॉडी के अंदर लिखेंगे वो इस सेक्शन में डिस्प्ले होता है। ये पूरा एरिया जो दिया गया है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ से ही आप समझ गए होगे कि कौन सा एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ होता है, बॉडीज में होता है। यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट का टाइटल वगैरह देने के लिए वर्क करते हैं। तो अगर हमें टाइटल देना है यहाँ पर, मान लो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, अब इसी में आप चेंजेस कर सकते हैं। हमें टाइटल लिखना है, टाइटल मैंने लिख दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसको सेव कैसे करते हैं, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में चल के सेव। अब हम इसको जहाँ भी सेव करना चाहें वहाँ जाके सेव कर सकते हैं। जैसे कुछ भी नाम दे दिया हमने, प्रोग्राम 1। इसके बाद आपको एक्सटेंशन नेम देना होता है कि जिससे कि ये नोटपैड या कंप्यूटर समझ पाए कि आपका ये प्रोग्राम किस पर्पस, या आपकी ये फाइल किस पर्पस से और किस सॉफ्टवेयर के लिए बन रही है। तो हमारी HTML फाइल है तो हम इसके आगे लिखेंगे .html और इसको कर देंगे सेव। डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं हम, डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम 1 के नाम से प्रोग्राम सेव हो गया। इसको हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम पे, तो ये हमारा आ गया। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ टाइटल दिया था कोडिंग में, यहाँ पर हमने सिर्फ टाइटल दिया है कोडिंग में। तो टाइटल देने से यहाँ पर देखेंगे आप कि सिर्फ टाइटल आ रहा है। टाइटल हमने क्या दिया था, माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पर भी टाइटल आ रहा है माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब अगर हम बॉडी के अंदर कुछ लिखें, तो बॉडी के अंदर जैसे मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि हमने ये फाइल सबसे पहले तो सेव करनी है उसी प्रोग्राम फाइल में जिसमें पहले सेव कर रखी प्रोग्राम 1 में। यहाँ पर चेंजेस सेव होने के बाद ब्राउज़र पर भी इसका असर पड़े, तो उसके लिए हमें ब्राउज़र को क्या करना है, रिफ़्रेश करना होता है। तो जैसे ही हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, अब आप देखिए हमने जो चीज़ टाइटल में लिखी थी वो यहाँ आ रही है, और हमने जो चीज़ बॉडी के अंदर लिखी थी वो बॉडी सेक्शन में आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि हमारा वेब पेज 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक टाइटल या हेड सेक्शन और दूसरा बॉडी सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसी प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते चलेंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, अब हम इसे करते हैं सेव। तो कहाँ पर इसका असर पड़ेगा, बॉडी में, ये आ गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि लैंग्वेज तक तो ये यहीं रहे, लैंग्वेज के बाद से चीज़ें सेकंड लाइन में चली जाए। तो हमने ये चेंज यहाँ पर कर दिया है, सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा। अब यहाँ पर असर क्यों नहीं पड़ा है, हमने तो यहाँ एंटर किया था लेकिन यहाँ पर एंटर का कोई असर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि HTML को एंटर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लाइन प्रॉपर चेंज करनी है तो उसके लिए भी आपको एक कोड लिखना पड़ता है। वो कोड क्या होता है, BR यानी ब्रेक। तो आप टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे BR का। अगर आप सिंगल लाइन का स्पेस देना चाह रहे हैं तो एक बार, और डबल लाइन का स्पेस देना चाह रहे हैं तो 2 बार, ट्रिपल लाइन का स्पेस देना चाह रहे हैं तो 3 बार। ऐसे ही आपको जितनी लाइनों का स्पेस देना है उतनी बार आपको BR यहाँ लिखना होता है। हम यहाँ पर सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने हेडिंग टैग की तरफ। यहाँ पर अब हम चेंज कर देते हैं इसको, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग किस लिए यूज़ होते हैं और क्या इनका यूज़ है। देखो, हेडिंग का मतलब ये है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो भी हम टेक्सचुअल
पार्ट डालते हैं तो उसमें कई प्रकार की हेडिंग है। होम पेज में कुछ सबसे पहली हेडिंग आएगी, उसका साइज़ कुछ और होगा, फॉन्ट कुछ और होगा। उसके बाद नीचे जो हेडिंग्स आएंगी, उनका सब हेडिंग्स आएंगी, उनका साइज़ कुछ और होगा, उनका फॉन्ट कुछ और होगा। ये सब चीज़ें हम बार बार करने से अच्छा है कि हम HTML द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हेडिंग टैग का यूज़ करें, जिसमें साइज़ के अकॉर्डिंग हेडिंग टैग्स के नाम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हेडिंग टैग्स की, तो हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक होते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ा और H6 साइज़ सबसे छोटा होता है। तो अगर आपकी पहली हेडिंग है सबसे पहली, तो आप H1 लगा सकते हैं या H2 लगा सकते हैं। आपको अपने वेब पेज के डॉक्यूमेंट के हिसाब से उस साइज़ को सेट करना होता है। फिर आप चाहें तो सब हेडिंग्स में H3 यूज़ कर सकते हैं, उसकी सब हेडिंग में H4 यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि H1 सबसे बड़ा है, फिर H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा होगा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ करके। इसको हम दे रहे हैं H1 नाम, H1 हेडिंग। हेडिंग टैग के साथ आपको BR यूज़ नहीं करना होता है, अपने आप लाइन ब्रेक कर देता है वो, जैसे ही हम उसके नीचे कुछ लिखते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा H1 हो गया, इसको हम H2 कर देते हैं, H3, H4, H5, H6। ठीक है, सेव करते हैं इसको हम और रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए H1 सबसे बड़ा आ रहा है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे, H5 और H6। इस प्रकार आप हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग टैग को। जिस भी टेक्स्ट को आपको सबसे मेन हेडिंग बनानी है, आप H1 दे दीजिए, या H1 H2 से H3 से बड़ी कोई भी हेडिंग नहीं है आपके वेब पेज पे, तो आप उस हेडिंग को, पर्टिकुलर हेडिंग को H2 भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने टेक्स्ट को अलाइन या फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये हेडिंग टैग भी समझ में आ रहा होगा। इन प्रोग्राम्स को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर करके और नोट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बेसिकली आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, नोट पैड पर ही आपके सिस्टम में अवेलेबल है, आप उसी पर यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ भी अलग से डाउनलोड नहीं करना है अभी फ़िलहाल। हेडिंग टैग के बाद आगे बढ़ते हैं हम पैराग्राफ टैग की तरफ। पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले कुछ पैराग्राफ लेके आते हैं। तो पैराग्राफ लेने के लिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है आपका लॉरेम इप्सम वेबसाइट, आप यूज़ करें। यहाँ पर आपको डमी पैराग्राफ्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम यहाँ से ये पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अगर इसको एक ही पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं, पूरा एक ही पैराग्राफ रखना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल आगे पैराग्राफ टैग लिख दें, वो सॉरी पी टैग पैराग्राफ को इंडिकेट करता है, और लास्ट में आके आप पी को क्लोज कर दो। नहीं भी करेंगे तब भी ये आ जाएगा, पैराग्राफ ऐसे कि ऐसे डिस्प्ले होगा। केवल सेक्शंस डिवाइड करने के लिए कि आप H1 यूज़ कर रहे हैं या H2 यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद पी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोडिंग में अलग से समझ में आने लगता है कि ये पार्ट हेडिंग का है, ये पार्ट पैराग्राफ का है। और अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं अब जैसे हम फिर से इसको पेस्ट करते हैं, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, दो पैराग्राफ हो गए, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे P1 और
P1 को यहाँ पर कर देंगे क्लोज, और उसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा P2, और P2 को यहाँ हम कर देंगे क्लोज। तो P1 यानी पैराग्राफ 1, P2 यानी पैराग्राफ 2। सेव करते हैं और चेक करते हैं अपने पेज पर, ये आ गया। ठीक है। अब आप चाह रहे होगे इन पैराग्राफ्स के बीच में थोड़ा सा गैप आए, तो बिल्कुल आ जाएगा। आप यहाँ पर BR लगा दीजिए। यहाँ पर P1 आपका बंद खत्म हो रहा है, वहाँ पर आप BR लगाकर सेव करिए और रिफ्रेश कीजिए। ठीक है। अब हम इनको अलाइन करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए अलाइन टैग का यूज़ करते हैं, और अलाइन एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है, तो आप उसको किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग में यूज़ कर रहे हैं तो H1 के साथ यूज़ कर सकते हैं, H2 के साथ यूज़ कर सकते हैं, H3 के साथ। पैराग्राफ में यूज़ करें तो पैराग्राफ टैग के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे हम इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए P1, तो देखिए अलाइन टैग का यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ इसमें करनी पड़ेगी कि जैसे कि आपके 2 पैराग्राफ हैं, तो आपको दोनों ही पैराग्राफ को P से ही रखना पड़ेगा, फिर आप उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ नहीं करें। और अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज़ करनी है तो आप अलाइन को दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं और हम पहले पैराग्राफ को राइट करना चाह रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो पहले में तो हमने राइट लिख दिया है, दूसरे वाले टैग में हम जाकर यहाँ पर लिख देते हैं इसकी जगह पर जस्टिफाई। ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव और देखते हैं रिफ्रेश करके। तो आप देख रहे हैं पहला पैराग्राफ आपका राइट साइड से आ गया और दूसरा पैराग्राफ आपका बोथ साइड इक्वल यानी कि जस्टिफाई हो गया। तो इस प्रकार से आप अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अलाइन की 3 प्रॉपर्टी, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। आप इसको पैराग्राफ, सिंपल टैग, हेडिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जब हम इमेजेस के साथ इसका यूज़ करते हैं, किसका, अलाइन का, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। तो वो जब इमेजेस आएंगी तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो फिलहाल आपको पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, लाइन ब्रेक, बॉडी के अंदर हेडिंग पार्ट, स्ट्रक्चर, HTML का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्मेटिंग टैग्स की बात करें तो फॉर्मेटिंग टैग में देखते हैं। फॉर्मेटिंग टैग में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये जो नाम लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम, हम इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, B टैग का यूज़ करना है, और जहाँ तक बोल्ड करना चाह रहे हैं वहाँ तक रखेंगे। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद चेक करते हैं जाके, तो आप देख रहे हो कि इस टेक्स्ट में ये पार्ट आपको बोल्ड दिख रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें इटैलिक यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इटैलिक हम मान लो टाइप सेटिंग इंडस्ट्री जो लिखा हुआ है इसको हम इटैलिक करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I टैग का यूज़ करेंगे, और जहाँ तक करना चाह रहे हैं उसके बाद बंद कर देंगे इसको। सेव करेंगे और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देखेंगे टाइप सेटिंग इंडस्ट्री इटैलिक हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद आता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन आप जैसे यहाँ पर ये लिखा है सिंस द 1500, तो यहाँ पर हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। तो हम इसके आगे यू टैग का यूज़ करेंगे, और जहाँ तक करना चाह रहे हैं उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। रिफ्रेश, ये अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन
आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखते हैं आगे सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट यानी कोई भी चीज़ जिस पे पावर लगानी है आपको, x की पावर 2, a की पावर 2 इस तरीके से। और सबस्क्रिप्ट यानी बेस लगाना है, h का बेस 2, x का बेस 2, y का बेस 2, जैसे लॉग लिखते हैं आप, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन में से H2O लिख रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को लिखने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ हम यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मैं आपको एक बार में ही लिख कर बता देता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है a² प्लस b², तो कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पर लिखा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। अब इतना लिख देने से अगर हम सेव कर दें तो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये वहाँ पावर पे दिखे। तो पावर पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के आगे टैग यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। इसको हम करते हैं यहाँ से सेव। उसका भी लिख लेते हैं हम पहले, सबस्क्रिप्ट का भी, फिर ही सेव करेंगे। अब हमें लिखना है जैसे H2O, तो H2O में 2 बेस में रहता है, तो बेस के लिए हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट। अब हम इनको करते हैं सेव और चेक करते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं BR का, जिससे कि अलग अलग दिखाई देगा ये। ठीक है, फिर से करते हैं सेव और चलते हैं। ये इस प्रकार से आपको डिस्प्ले होगा a² प्लस b² और H2O। तो उम्मीद है आपको ये सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद फॉर्मेटिंग टैग के अंदर ही आपका होता है बिग, स्मॉल, स्ट्राइक। तो सबसे पहले तो बिग का यूज़ देखते हैं। देखिए बिग का यूज़ क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सिंपली डमी। तो बिना फॉन्ट साइज इंक्रीज किए हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है आपका, ये इन सबसे थोड़ा बड़ा दिखे। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिग टैग का। तो देखो हमें कहाँ करना है, सिंपली डमी पर। तो हम इसके आगे लिखते हैं बिग, और इसके बाद यहाँ लिखते हैं बिग को क्लोज कर देते हैं। ऐसे स्मॉल का यूज़ है, तो जैसे हमने यहाँ स्टैंडर्ड डमी टेक्स्ट, इसको हमें छोटा दिखाना है, तो इसके आगे हम लिख देंगे स्मॉल, और यहाँ हम कर देंगे इसको क्लोज। एक होता है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक टैग किस तरीके से यूज़ करते हैं? स्ट्राइक में तो आपको पता ही है, एक लाइन पास थ्रू हो जाती है किसी भी टेक्स्ट से। तो जैसे स्क्रैम्बल्ड पे हमें लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं स्ट्राइक, और यहाँ इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब देखते हैं इसको सेव करके। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपली डमी को किया था बिग, सबसे बड़ा दिख रहा है वो, और हमने स्टैंडर्ड डमी को किया था स्मॉल, तो वो छोटा दिख रहा है इन सबसे, और स्क्रैम्बल्ड को किया था हमने स्ट्राइक, तो ये स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो आज बेसिक क्लास में हमने क्या क्या सीखा है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले HTML को समझा, उसके बाद HTML के स्ट्रक्चर को देखा, टाइटल के लिए किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं वो देखा, बॉडी के लिए किस तरीके से लिखते हैं वो देखा, लाइन को ब्रेक करना सीखा हमने, हेडिंग टैग सीखे हमने, पैराग्राफ टैग सीखे, अलाइन करना सीखा उनको, और फॉर्मेटिंग टैग सीखे हैं अभी। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेजेस टैग, और उसके बाद कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड कलर लगाना, बैकग्राउंड इमेजेस लगाना। तो नेक्स्ट क्लास में, पहली क्लास हमारी इतनी ही रखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से प्रोग्राम बनाइए कई सारे, जिससे कि ये जितना आज सीखा है वो आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाए। ठीक है, को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना, और
इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।